नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान आप किसानों का अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषयों के बारे में, ताकि उनके बारे में आपको नई नई जानकारियां तो दे ही सकें, और साथ ही हमारी कोशिश ये भी होती है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान हो। इसलिए दो विशेषज्ञ हमारे साथ अगले 1 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज के विषय क्या है जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही आपके सवाल लेंगे, आइए डालते हैं उन पर नजर। आज का हमारा पहला विषय है पपीते की रोपाई एवं फसल प्रबंधन, और दूसरा हमारा विषय है मधुमक्खी पालन से कैसे बढ़ाएं आय। तो आज हम बात करेंगे पपीते के बारे में। पपीता जो कि अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए जाना जाता है, काफ़ी लोकप्रिय फल भी है और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा इसे माना जाता है। और साथ ही हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में ही, कैसे इससे आय में वृद्धि हो सकती है हमारे किसानों की। 2 टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 1800113060, दूसरा नंबर है 1800113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, बस फोन उठाएं और हमें कॉल करें। आप इन दोनों ही विषय से जुड़े कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, आइए उनसे अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर DK राणा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली में, और आपसे हम मधुमक्खी पालन के बारे में समझेंगे, और साथ ही जो भी दर्शकों के सवाल होंगे वो सीधे हम डॉक्टर राणा से वो सवाल उनके सामने रखेंगे, और आप भी सीधा उनसे फ़ोन पर बात भी कर सकते हैं। और दूसरे मेहमान हैं हमारे डॉक्टर जयप्रकाश, आप प्रधान वैज्ञानिक है फल विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो दोनों ही मेहमानों से आपकी हमने मुलाकात करवा दी है, और ये आपके सवालों के जवाब देंगे, और साथ ही दोनों विषय पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। तो सर सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी सर मधुमक्खी पालन के बारे में कि किस तरीके से मधुमक्खी पालन से हमारे किसानों को लाभ हो सकता है, और साथ ही हम पपीते पर भी बात करेंगे। और पपीता की अगर हम बात करें तो इसे आपको बता दें कि अमृत घट भी कहा जाता है। इसी से समझ आता है कि कितना पोषण से ये भरपूर है, और हमारे किसानों की आय में इससे कैसे वृद्धि हो सकती है, और किसी तरह की चूक ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी बात है ताकि हमारे किसानों को लाभ ज़्यादा हो सके। और देखिए अभी जो मौसम चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि कई तरह की समस्याएं पपीते में आ रही हैं। तो सर सबसे पहले पपीते पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रकाश, पपीते में अभी हम क्या समझें, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि जो मौसम है उसकी वजह से हमारे किसानों को काफ़ी समस्याएं आ रही हैं इस वक्त। निश्चित रूप से ये बारिश का मौसम है और पानी बहुत आवश्यक है पपीते के लिए, लेकिन अगर जल भरा हुआ, थोड़ा भी जल भरा होगा, 4 घंटे 6 घंटे के लिए भी अगर जल भरा हुआ ज़्यादा बारिश में, तो आपके पौधे में जड़ सड़न रोग की संभावना काफ़ी अधिक है, पौधा मर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि पानी ना भरे। दूसरा है कि आसपास घास अगर ज़्यादा होगी, खरपतवार बहुत होंगे, तो उसमें जो कीट हैं, हानिकारक कीट हैं, वो भी आके छुपते हैं और बाद में वो पत्तों पर तरह तरह के रोग फैलाते हैं, विषाणु रोग फैलाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे कि कैसे इनसे हम बच सकते हैं। जी बिल्कुल, तो इन समस्याओं से कैसे आप बचें। और देखिए मौसम की स्थिति जो है वो आप सबको पता है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, कहीं बारिश नहीं भी हो रही है। तो ऐसे में हमारे किसानों को हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। इसीलिए वैज्ञानिक सलाह के बारे में हम आपको बताते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि आप उन स्थितियों से उबर सकें और अपनी फसल की सुरक्षा कर सकें और आपको अच्छा लाभ मिल सके। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पपीता कम समय में अच्छी उपज देने वाली फसल है। बीजों के अंकुरण के लिए 35 डिग्री तापमान सबसे अच्छा होता है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। बीज बोने का समय जुलाई से सितंबर और फरवरी से मार्च होता है। बीज अच्छे व स्वस्थ फलों से लेने चाहिए। बीजों को क्यारियों, लकड़ी के बक्सों, मिट्टी के गमलों व पॉलीथीन की थैलियों में बोया जा सकता है। क्यारियां जमीन के सतह से करीब 15 सेंटीमीटर ऊंची व 1 मीटर चौड़ी बनानी चाहिए। क्यारियों में गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट सही मात्रा में मिलाना चाहिए। पौधों को पद विगलन रोग से बचाने के लिए क्यारियों को फार्मलिन के 1:40 के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए, और बीजों को 0.1% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल से उपचारित करके बोना चाहिए। जब पौधे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तो उन्हें क्यारी से पॉलीथीन में लगा देते हैं
और जब पौधे करीब 15 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तब 0.3% फफूंदी नाशक घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। रोपाई के पहले खेत की मिट्टी को जोतकर 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर समतल कर लें। तैयार खेत में 45 सेंटीमीटर चौड़ाई गहराई वाले गड्ढों में 2 मीटर की दूरी पर पौधे लगाएं। साथ ही उर्वरक डालें। पौधे की अच्छी बढ़वार और उत्पादन के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें। सर्दियों में 10 से 15 दिन और गर्मी में 5 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में रोग और कीटों की निगरानी रखें। लक्षण दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। पपीते के तैयार फलों में शीर्ष भाग में पीलापन शुरू हो जाए तब डंठल सहित तुड़ाई करें। ये थी पपीते पर हमारी रिपोर्ट। आइए अब बात कर लेते हैं मधुमक्खी पालन पर। तो सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी मधुमक्खी पालन के बारे में। हम जैसे कि आज अपने विषय में कह भी रहे हैं कि मधुमक्खी पालन से कैसे आय हमारे किसान अर्जित कर सकते हैं या फिर युवा इसे कैसे एक अच्छे विकल्प के तौर पर इसे अपना सकते हैं। अभी हमारे देश में मधुमक्खी पालन को लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल, मधुमक्खी पालन का जो कार्य है वो किसान भाई जो परंपरागत खेती कर रहे हैं अपनी, उनके साथ भी आराम से मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा सकता है। क्योंकि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है उसके लिए आय किसान की दोगुनी करने के लिए, उसमें एक ये बहुत ही बड़ा सहयोगी सिद्ध हो सकता है मधुमक्खी पालन। वो जो क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि इसको पुरुष ही कर सकता है, इसको महिलाएं भी कर सकती हैं, कम पढ़ा लिखा भी कर सकता है, और जो है नवयुवक भी कर सकता है, और प्रौढ़ भी इसको कर सकता है। तो इसको करके अच्छे से जो है आमदनी प्राप्त कर सकता है। जो नवयुवक हैं, क्योंकि वो आप जैसे हम बात कर रहे हैं कि वैज्ञानिक रूप से जो है मधुमक्खी पालन, तभी क्योंकि लाभ जो अच्छा लेना है तो जो वैज्ञानिक विधि है उसके द्वारा ही, जैसे सुपर बॉक्सों के माध्यम से उसको शुरुआत कर सकते हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले जरूरी है कि इसके लिए एक प्रशिक्षण जरूरी है। तो प्रशिक्षण जो है अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से या आपके नेशनल बी बोर्ड से भी लिया जा सकता है, और किसी विश्वविद्यालय जो है वहाँ से भी लिया जा सकता है। तो पहले जरूरी है प्रशिक्षण, ताकि उनकी अच्छी तरह समझ में आ जाए, उसके उपरांत वो अच्छा शुरुआत करेंगे तो अच्छा उनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के साथ अगर आप शुरुआत करते हैं, और देखिए अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि छोटे से शुरुआत करें, जैसा कि हमें डॉक्टर राणा भी बता रहे हैं। तो आइए अब इससे जुड़ी भी रिपोर्ट देख लेते हैं, जिसमें हम तमाम बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। नजर डालते हैं मधुमक्खी पालन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट पर। मधुमक्खी पालन की बात करें तो ये हमारे देश में कृषि के एक महत्वपूर्ण सहायक व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। इससे न सिर्फ शहद बल्कि मोम, पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और बी वीनम जैसे बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियां जब शहद की तलाश में एक फूल से दूसरे फूल मंडराती हैं, तो फसलों में परागण बढ़ता है, जिससे उपज बढ़ जाती है। वहीं देश में मीठी क्रांति लाने के लिए हनी मिशन प्रारंभ किया गया है और केंद्र सरकार ने इसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया है। इस क्षेत्र में विकास करने के लिए भारत सरकार की ओर से 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहद उत्पादक किसानों को भी शामिल किया जा रहा है। किसान या मधुमक्खी पालक बारीकियों को समझकर इस क्षेत्र में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान सिर्फ शहद से ही आय नहीं ले सकते हैं, बल्कि रासायनिक मोम की जगह मधु से तैयार होने वाले मोम को भी अच्छे खासे दाम पर बेच सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी जब अपने छत्ते पर शहद इकट्ठा करती है, तो शहद के साथ साथ उस छत्ते पर कुछ पराग कण भी एकत्रित हो जाते हैं और फिर ये दानों का आकार ले लेते हैं। यही दाने सूखकर पी पॉलन कहलाते हैं। मौजूदा समय में इनकी बाजार में खासी मांग बनी हुई है। बी पॉलन में फूलों का पराग, रस, एंजाइम्स, शहद और बी सिक्रेशन का मिक्सचर होता है, जिन्हें सेहत के हिसाब से काफी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह से मधुमक्खी पालन से चहुं ओर से लाभ लिया जा सकता है।
तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बताया कि मधुमक्खी पालन से ना सिर्फ आपको शहद मिलता है बल्कि उसके साथ भी अन्य कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बाजार में मांग है, जिसे हमारे किसान, हमारे मधुमक्खी पालक बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो बेहतर है कि प्रशिक्षण लेकर के ही इसकी शुरुआत करें ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। बात कर रहे थे पपीते पर, तो डॉक्टर प्रकाश, अब जयप्रकाश जी, अब पपीते पर जैसे कि आप बता रहे थे, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है, बारिश कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा बारिश जैसे ही 3-4 घंटे में पानी रुकता है तो आप बता रहे हैं कि तना गलन या फिर साथ ही जड़ गलन की समस्या इसमें शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए ताकि ऐसी समस्या ना आए? चूंकि विषय में ये भी शामिल है कि रोपाई के लिए, तो जब भी हम कार्य योजना बनाते हैं कि हमें आने वाले समय में पपीते की खेती करना है, तो सबसे पहले जब हम स्थान का चुनाव करते हैं तो खेत का चुनाव ऐसा करें जहां पर किसी परिस्थिति में या सामान्य परिस्थिति में पानी ना रुकता हो। अगर थोड़ा बहुत पानी रुकता है, आपको किसान को पता है कि पहले के अनुभव से कि यहाँ पानी रुक जाता है बारिश के मौसम में, तो उनको फिर थोड़ा मेड़ या ऊंचा बनाकर तब उसके ऊपर करें। और जो आप मेड़ बनाएंगे वो कम से कम 60 से 80 सेंटीमीटर ऊंचा हो और करीब 1 मीटर चौड़ा हो, तो उसके ऊपर खेती करेंगे तो इसमें जो जल भराव के कारण समस्या हो रही वो नहीं होगी। जी बिल्कुल। तो शुरुआत से ही जी हाँ। दूसरी बात यह है कि अगर ये समस्या आ रही है, कई बार फिर भी होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ ना कुछ पानी भर गया, तो आप देखेंगे जो कॉलर रॉट होता है या तना या जड़ सड़न रोग होता है, तो वो जहाँ पर मिट्टी और तना मिल रहे हैं, इसलिए इसको कॉलर रॉट कहते हैं, वहाँ पर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए। इसके अलग अलग नाम के रूप में मिलता है, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी कहेंगे तो उसमें लिखा रहता है, उसका पेस्ट बना लीजिए। उसको पेस्ट का जो किनारे में जहाँ से सड़न शुरू हो रही, खास करके नीचे वाले क्षेत्र में, पेस्ट का एक लेप लगा दें। अगर पौधा बहुत शुरुआत की अवस्था में है, आपने नया पौधा रोपाई किया हुआ है 15-20 दिन, 1 महीने, ऐसे में फिर एक दवा आती है रिडोमिल, उसका आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉइल ड्रेंचिंग कर दें। मतलब जो जड़ क्षेत्र है उसमें पानी डालें और कम से कम 50 मिलीलीटर पानी जो है जड़ क्षेत्र में जाना चाहिए, तब इस रोग से रोकथाम हो पाएगी। जी जी बिल्कुल। एक कॉलर है लोकेश हैं, जिन्होंने, लोकेश कुमार जी ने हमें राजस्थान से कॉल किया है। लोकेश जी, सवाल बताइए अपना। हेलो। हाँ नमस्ते अंजू मैडम, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। हाँ मैडम, मेरा डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन था, ओपन फील्ड में तो मधुमक्खी परागण इजीली कर लेता है, लेकिन पोली हाउस के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा कोई मधुमक्खी का सिस्टम हो जो अंदर भी पोली हाउस के परागण हो सके? जी बिल्कुल। चूंकि अभी जितनी भी प्रजातियां मधुमक्खी की हैं, जैसे हमारे देश में लगभग 5 प्रजातियां अभी प्रचलित हैं, इसके ये सभी जो प्रजातियां हैं, ज़्यादातर जो उत्पाद हैं, इसके शहद है, जो मोम है या परपोलिश है या पराग है, इनके लिए उत्पादन के लिए इनको प्रयोग किया जाता है, इनको पाला जाता है। इसके अलावा अभी कुछ प्रजाति, अभी क्योंकि वो रिसर्च का एक पार्ट अभी चला हुआ है कि जो पोली हाउसेस हैं, उन पोली हाउसेस के अंदर भी मधुमक्खियों को किस तरह से जो है, क्योंकि उन प्रजातियों को कि किस तरह से उनको उसमें किया जा सकता है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर पोलिनेशन के लिए हम पोली हाउस में मधुमक्खी होती है तो उनका उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा परपरागण के माध्यम से। तो अभी ये है, अभी कुछ प्रजाति आ रही हैं, तो हो सकता है कि वो किसानों तक भी जल्दी ही अभी होने वाली है, उनका ट्रायल भी चल रहे हैं, तो किसानों तक भी वो जल्दी ही पहुंचेंगी। जी, यानी इस दिशा में फिलहाल काम किया जा रहा है। अगर हमारे दर्शक, हमारे किसान ऐसी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो देखिए ये बात हमारे वैज्ञानिकों को भी पता है, सरकार को भी पता है, इसीलिए इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको अपनी इस समस्या का, या फिर कहें कि जो आप चाह रहे हैं वो संभव हो पाएगा। ऐसी प्रजातियां भी हमारे किसान पाल सकेंगे। इसी के साथ ही अभी वक्त है हेलो किसान में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हेलो किसान में आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे किसान पपीते की रोपाई कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, और कैसे मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय का साधन भी बना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा।
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, तो आज के हमारे जो विषय है हेलो किसान के, वो एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की रोपाई के बारे में और साथ ही कैसे करें उसका उचित प्रबंधन, और इसके अलावा मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए भी आपके हम प्रश्न ले रहे हैं। इस बीच हमारे कॉलर एक जुड़ चुके हैं। से बात की हमारे पहले कॉलर है चंद्रकांत जी हैं, जिन्होंने गुजरात के आणंद से में कॉल किया है। जी, अब बताइए क्या सवाल है चंद्रकांत जी? जी आनंद जी, चंद्रकांत जी सुन रहे हैं आप हमें? हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, सवाल बताएं। मध कब तैयार होता है? जी हेलो जी। हाँ, मध जो मध है सहज कितने दिन में तैयार होता है? समझ नहीं पा रहे। जो शहद कितने समय में तैयार होता है, ये जानना चाहिए। शहद कितने दिन में तैयार होता है? ठीक है सर, कितने दिनों में शहद तैयार? बिल्कुल, शहद की जैसे विभिन्न जो मधुमक्खियां हैं, इनकी कई प्रजातियां अलग अलग हैं, तो सभी का तैयार का समय भी अलग अलग है। अगर आपके पास 2 चीज यानी कि जो फूल हैं उनमें नेक्टर और पोलन दोनों चीज हैं भरपूर मात्रा में, तो जैसे मैं बात करूंगा एपिस मेलिफेरा जो प्रजाति है जिसको व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा भारत में पाला जाता है, तो उसके लिए लगभग 15 से 20 दिन में जो है लगभग 90% जो 90% जो आपके मधु के जो कोष्ठ हैं वो सील्ड हो जाएं, यानी कि ये लगभग 15 से 20 दिन में ये काम अगर आपके पास फ्लोरा भरपूर मात्रा में है तो लगभग 15 से 20 दिन में जो है शहद तैयार हो जाता है। ठीक है, 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है ये, लेकिन वो प्रजाति क्या है इसके ऊपर निर्भर करेगा। प्रजाति के ऊपर भी निर्भर करता है, दूसरा फ्लोरा के ऊपर। जो फ्लोरा है जिसमें नेक्टर और जो पोलन है वो अगर भरपूर मात्रा में है, जैसे अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों जब उस समय भरपूर मात्रा में है तो लगभग 15 से 25 दिन के बीच में जो है पूरा शहद दोबारा से तैयार हो जाता है। जी, अब जयप्रकाश जी बात कर लेते हैं पपीते की। जैसे कि आपने बताया कि रोपाई के समय सावधानी बरतने की बहुत जरूरत होती है, तो रोपाई से हम शुरू करते हैं। अभी आपने बताया कि मेड़ों पर अगर आप रोपाई करें तो बेहतर रहता है। इसके बाद और कौन कौन सी बातें हैं, मतलब अगर इस तरह की स्थिति होती है तो पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, मेड़ से मेड़ की दूरी कैसे रहे, इसके बारे में क्या बताएंगे? तो हम दोनों विषय कवर करेंगे। पहला है कि जो आने वाला मौसम है 15 सितंबर के बाद से लेके 15 अक्टूबर तक आप देश के बड़े हिस्से में आप पपीते की रोपाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप इसकी नर्सरी जो है वो पहले से तैयार करके रखें। सामान्य रूप से जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में लोग पॉली हाउस के अंदर इस मौसम में बाहर में नर्सरी डालना बहुत मुश्किल काम है, तो काफ़ी दुष्कर है, तो इसलिए लोग जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते में नर्सरी तैयार करते हैं और 50 दिन के आसपास नर्सरी तैयार हो जाती है। इस हिसाब से आप 15 सितंबर से लेके आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। और जब आप रोपाई करेंगे तो आपको किस्मों के हिसाब से थोड़ी बहुत दूरी एडजस्ट की जाती है। जैसे अगर आप पूसा नन्हा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके लिए 1.5 मीटर दूरी जो है पौध से पौध, कतार से कतार पर्याप्त है। तो किसमें किस तरीके के सर लेने चाहिए, किसमें भी बता दें साथ ही साथ। तो और अगर आप जैसे पूसा नन्हा है, ये द्विलिंगी किस्म है, इसमें नर मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन मान लीजिए आप अर्का सूर्या का प्रयोग कर रहे हैं या अर्का प्रभात का प्रयोग कर रहे हैं जो अर्धबोनी किस्म है, सेमी डॉर्फ कहते हैं जिसको, उसमें आप 1.8 मीटर तक जा सकते हैं। और कहीं कहीं किसानों के साथ समस्या है कि वो बीच में अंथा फसल लेते हैं या उनको बीच में शुरुआत में ट्रैक्टर चलाना, आजकल छोटे ट्रैक्टर आ गए हैं, तो उन ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, तो वो 1.8 मीटर तो पौध से पौध रखा जा सकता है, लेकिन कतार से कतार की दूरी 2.1 सेंटीमीटर होगी। जी, एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं सर, फिर हम बातचीत को और आगे रखेंगे। विपिन जी हैं जिन्होंने सागर से में कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है?
जी नमस्ते। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि जैसे मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो इसमें शुरुआती खर्चा कितना आता है, जो हल्के अगर छोटे से इसकी शुरुआत की जाए तो। और दूसरा सवाल ये था कि जो मधुमक्खी पालन करते हैं तो जो बॉक्स वगैरह होते हैं इनकी जगह बदलनी पड़ती है, मतलब एक ही जगह पर रखे रहते हैं या फिर इनका जगह बदलनी पड़ती है इधर से उधर? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। खासतौर पर जो दूसरा सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सर, अब जैसे पहला सवाल तो इनका ये है कि कम से कम कितना खर्चा आएगा, कितना इन्हें शुरुआत में खर्च करना पड़ेगा, कितने डब्बों से शुरुआत करें, और ये डब्बे क्या एक जगह फिक्स होते हैं या फिर जैसे कि आपने बताया कि फ्लोरा की ज़रूरत होती है तो उसके सीज़न के अनुसार क्या ये अलग अलग जगह पर भी जा सकते हैं? बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने पूछी कि जब हम शुरुआत करते हैं तो ये जानना जरूरी है क्योंकि कितना पैसा इसमें जो है इस बिजनेस में लगेगा। तो मैं आपको क्योंकि ये जो इसका अगर देखें तो डिपेंड करता है कई चीज़ों के ऊपर कि लकड़ी आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, यानी कि कौन सी प्रयोग कर रहे हो, उपलब्धता आपके नज़दीक है या नहीं है। तो अगर हम मान के जनरली हम बात करते हैं तो अगर आप 50 बॉक्सों से शुरुआत करते हो तो लगभग आपका 2-2.25 लाख रुपया जो है 50 बॉक्सों से आपकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें आपको बॉक्स भी हो गए और आपकी जो फ्रेम है यानी कि मक्खी समेत आपको इतना खर्चा आपका लग जाएगा। तो ये आपको जो नज़दीक के जो पहले जो बीकीपर हैं जो काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भी आप इनको ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको अपने बॉक्स अपने बनवा लीजिए। जैसे कैल की लकड़ी जो होती है मधुमक्खी के बॉक्सों के लिए सबसे अच्छी होती है, तो उस लकड़ी को आप लेकर और बॉक्स को किसी बढ़ई के माध्यम से भी आप बनवा सकते हैं। और जो अगर हम एपिस मेलिफेरा की बात करें मधुमक्खी, तो इसको आप वहाँ के जो आपके नज़दीक अगर कृषि विज्ञान केंद्र है तो उनसे आप संपर्क कर लीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि भाई ये आपको यहाँ मिल जाएगी और लगभग वो आपकी उसमें मदद भी करेंगे कि भाई किस अच्छे सस्ते रेट में सही रेट में भी आपको मिल जाए वो। बिल्कुल। तो आप जैसे बता रहे हैं कि 50 बक्सों से इसकी शुरुआत की जा सकती है और जिसमें इतना खर्च भी आएगा। तो सर साथ ही साथ ये भी बता दें कि क्या जो हमारे युवा किसान हैं, नए किसान हैं, उन्हें सरकार की तरफ से किस तरह की मदद भी है शुरुआत करने के लिए, ट्रेनिंग के अलावा और क्या मदद हो सकती है उनकी? बिल्कुल, सरकार के द्वारा जैसे बताया गया कि पहले अभी आपने वीडियो दिखाई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अलग इसमें 500 करोड़ रुपए का अलग बजट भी पास किया गया है, जिसमें विभिन्न इसमें आपके प्रशिक्षण भी हैं। बाकी उसमें किसानों को जो है सीधे बॉक्स मक्खी ये सब उपलब्ध भी कराए जा रहे हैं। तो जो जैसे मैंने बताया कि 50 बॉक्सों से अगर आप शुरुआत करते हो तो 2,20,000 रुपये की एक स्कीम है, 2,20,000, उसमें 40% जो है सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसके लिए आप खादी ग्राम उद्योग से आप संपर्क कर सकते हैं। तो खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से ये जो योजना है इसका आप लाभ ले सकते हैं। जी, अब एक कॉलर हमारे साथ दुर्गेश है जिन्होंने होशंगाबाद से मैं कॉल किया है, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो जी दुर्गेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हेलो दुर्गेश जी, अपना सवाल बताइए, सवाल बताएं। मैम ये चाह रहा था मैं मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं और इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं जी, कहाँ से योजना की जानकारी? चलिए ठीक है दुर्गेश जी, पहली बात तो ये कि आप हमारा कार्यक्रम में पूरा देखिए ध्यान से, यहाँ से ही आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर अन्य जानकारियाँ कुछ चाहते हैं तो सर कहाँ जाएं इसके लिए? मधुमक्खी पालन का अगर आपको इसका प्रशिक्षण लेना है तो हाँ, देश के सभी जिलों में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र है, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क करके इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। साथ ही जो नेशनल बी बोर्ड है उसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं। जो नज़दीक के अगर कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ से भी आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग के तहत भी विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उनके माध्यम से भी आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो कहीं से भी आप प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र में लगभग सभी में इसका प्रशिक्षण होता है, तो लेने के उपरांत फिर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इसका काम शुरू करने के सब पहले जरूरी है कि इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि मधुमक्खी का कब शुरुआत हमको करनी है, कौन सा फ्लोरा यानी फूल हमारे आसपास है, उसके जो क्रियाकलाप है, क्योंकि मधुमक्खी क्या है, एक कीट है,
सामाजिक कीट हैं, इसके विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं। तो उन क्रियाकलापों के बारे में पूरी जानकारी होना आपके लिए जरूरी है, तभी आप उसमें अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी, रघुवर जी हैं हमारे साथ दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से कॉल किया है। रघुवर जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सुन रहे हैं आप मुझे, सुन पा रहे हैं जी? रघुवर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी मैं बोल रहा हूँ रघुवर। हाँ जी। हाँ मैम, जो अभी अंदर वो पानी अंदर चला था तो पपीते के पेड़ गिर गए हैं, मतलब से उनको। जी सर, समझ पा रहे हैं आप इनका सवाल? जी ठीक है रघुवर। मैं समझ ही पाया कि रघुवर जी ये कह रहे हैं कि पपीते के पौधे गल रहे हैं, और दुर्भाग्य से पिछले 10 दिनों में जो खबरें मध्य प्रदेश से आ रही, बड़े क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, जिससे काफ़ी ऐसे भी क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है जहां पहले नहीं होता था। तो मेरी सलाह आपको यही होगी कि इस वक्त जल भराव की समस्या है, पौधे गल रहे हैं, जितना जल्दी हो सके पानी निकाल दें, और पानी निकालने के साथ ही जो जड़ क्षेत्र है जहाँ पर जड़ें सक्रिय हैं, तने के सहारे जो रीडोमिल दवा है, इसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर जल में घोल के कम से कम 50 से 100 मिलीलीटर मात्रा जड़ के आसपास डालें, तने के सहारे डालें। और अगर कोई तना सड़न दिखाई पड़ रहा है ऊपर से, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना लें, आराम से पेस्ट बन जाएगा। आप करीब 20 ग्राम 100 मिलीलीटर में घोल लीजिए, वो अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को चारों तरफ से तने पे लगा दीजिए, तो गलने की समस्या कम हो जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी मुश्किल परिस्थिति है इस वक्त किसानों को, खास करके मध्य प्रदेश में पपीता बचाने के लिए। बिल्कुल। नंद स्वरूप मिश्रा है हमारे साथ उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस मौसम में फल फूल नहीं होते हैं, तो ऐसी दशा में हमें मधुमक्खियों के लिए खान पान की कौन सी व्यवस्था रखनी चाहिए इनके जीवन यापन करने के लिए? और दूसरी चीज, जब फल फूल होता है उसमें किसान जो है रासायनिक दवा का छिड़काव करता है, वो मधुमक्खियों के लिए कितना बड़ा घातक है? तीसरी चीज, जो शहद होता है इसका भंडारण करने के लिए हमारे पास कौन सी तरीके होने चाहिए जिससे अधिक समय तक हम उसको भंडारण कर सकें? ठीक है सर, बहुत सारे अच्छे सवाल हैं। बिल्कुल, मधुमक्खी पालन के लिए ये, अगर आप व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं और एक अच्छा मुनाफा आप कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके आसपास फूल होना चाहिए। साल में अगर 1, 2, 3 महीने ऐसे हैं कि फूल यानी कि फ्लोरा नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी के लिए नेक्टर और पोलन होना जरूरी है। तो उस समय आप आर्टिफिशियल भोजन जिसको कहते हैं, फीड जिसको कहते हैं, जैसे 1 भाग चीनी और 1 भाग पानी, दोनों का आप जो है घोल के आप उसको मधुमक्खी को फीडर की सहायता से आप दे सकते हैं। पर वो कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि आप पूरी साल। तो आपके लिए जरूरी है कि पहले आप ये देखिए कि आपके आसपास फूल यानी कि कौन कौन सी फसल, क्योंकि मधुमक्खी सभी फसलों से या सभी पौधों से फूल नहीं लेती, उसके लिए नेक्टर पोलन होना जरूरी है। तो पहले आप देखिए कि आपके आसपास कहाँ जो है फूलों की खेती हो रही है। दूसरा ये है कि आप एक स्थान पर अगर रखने के मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा, जिसको माइग्रेशन कहते हैं। तो आपको माइग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो जरूरी है आप पहले फूल को देखिए, तो तब आप फिर इसका प्रशिक्षण लीजिए और फिर इसकी आप शुरुआत कीजिए। जी जी बिल्कुल। तो ये माइग्रेशन के बारे में भी आपने बताया, और हम लगातार बार बार यही कह रहे हैं कि देखिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण अगर आप लेंगे तो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जो कि खेती किसानी करते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मधुमक्खी पालन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उनकी जो मुख्य फसलें हैं उन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, परागण अच्छे से होता है और अच्छी पैदावार भी प्राप्त होती है। इस पर भी हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, विस्तार से इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की रोपाई के बारे में और साथ ही कैसे करें पपीते का प्रबंधन, और इसके साथ ही आज हम जानकारी दे रहे हैं आपको मधुमक्खी पालन के बारे में। लेकिन इस बीच एक कॉलर हैं, सुरेंद्र हैं, जिन्होंने मुजफ्फरनगर से हमें कॉल किया है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ सुरेंद्र जी कॉल पर जुड़े हुए हैं। जी सुरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है? हेलो हेलो जी, नमस्कार, सवाल बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं पपीतों के बारे में जानकारी लेना चाह रहा था मैम। क्या जानकारी चाहते हैं आप पपीते के बारे में? मैम 1 साल हो गया पपीते के पेड़े लगा रखे मैम, उसका अभी फूल तो हरा, फल नहीं आना चाहिए, वो सूख जाता है फल। ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं इनसे आप? हाँ, मेरे ख्याल से शायद आप ये कह रहे हैं कि फूल आ रहा है और फल नहीं लग रहा, फूल गिर जा रहा है, सूख जा रहा है। जी जी। कौन सी किस्म लगाई है आपने? सर किस्म तो मुझे पता नहीं उसके बारे में। आपको किस्म का आइडिया है? कौन सी किस्म आपने लगाई, कौन सी वैरायटी लगाई है पपीते की? बीज वैरायटी के बारे में नहीं पता मैं सर मुझे। सुरेंद्र जी, बीज कौन से? ठीक है, समझ गया। अगर आपके फूल आ रहे हैं तो और नहीं रुक रहे हैं तो उसका कारण मैं समझ सकता हूँ। एक तो यह है कि परागण की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो रही है, और खास करके उभयलिंगी किस्में इस मौसम में चुनते हैं, बारिश के मौसम में, तो उसमें जो नर हिस्सा है वो बहुत कमज़ोर होता है, तो परागण कम होता है। लेकिन फिर भी इससे आप बच सकते हैं। उसका तरीका यह है कि आप देखेंगे कि एक एनए हार्मोन होता है। एनए हार्मोन का कुछ मार्केट में निजी क्षेत्रों की भी कुछ कंपनियां हैं, वो भी अलग अलग नाम से बनाती हैं। आप देखेंगे पैकेट में लिखा रहता है। उनकी आप जो मात्रा है, वो ज़्यादातर कंपनियां एक ही तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उनकी मात्रा हम बताते हैं आपको कि 1 मिलीलीटर को 3 लीटर जल में घोलकर, साथ में अगर आपके पास कोई फंजीसाइड है, चाहे अगर रीरोमिल है तो 1 ग्राम से कम भी चल जाएगा, अगर बॉबिस्टिन है तो 1 ग्राम उसको ले लीजिए। दोनों को मिलाकर छिड़काव कीजिए, तो जो भी फूल आ रहा होगा, देखिए ना, बेसिकली वो फूल नहीं है, वो अंडाशय विकसित होता है, छोटा सा फलनुमा आकार होता है, तो वो उसमें धीरे धीरे बढ़ाव होगा और रुक जाएगा। जो लगातार आपके फूल गिरे जा रहे हैं या सूख जा रहे हैं वो हो जाएंगे। एक और चीज़ देखिएगा कि क्या आपके खेत में, हालांकि मुजफ्फरनगर काफ़ी उर्वरा शक्ति अच्छी है, पोटेशियम नाइट्रेट अगर आपको मिल जाए तो 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कीजिए, ताकि थोड़ा सा फूल भी आए तो बड़ा आएगा। तो इस तरह से आपका जो फूल आ रहा है वो फल के रूप में परिवर्तित होगा, और जो गिरने और सूखने की समस्या है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जी जी, एक और कॉलर है, इन्होंने भी हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। मंगल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो। हाँ मैडम। माफ कीजिएगा, दंगल सिंह जी हैं, जिन्होंने हमें शिवपुरी मध्य प्रदेश से कॉल किया है। जी दंगल जी, बताइए सवाल। पपीता के विषय में जानकारी चाहते हैं, कौन सा बीज अच्छा रहेगा? नहीं, क्या जानकारी चाहते हैं, कोई विशेष जानकारी?
हाँ, पपीता का कौन सा बीज अच्छा रहता है लगाने बीज के कौन से, लिए? मतलब कौन से वेराइटी लें जानना हाँ, चाहते हैं जी। सर, हाँ, कौन कौन सी वेराइटी? तो दंगल जी, आजकल मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर इन जनरल काफ़ी अच्छा हो रहा है। हालांकि दुखद बात यह है कि बारिश बहुत हो रही, 10 दिन से तो काफ़ी नुकसान हो रहा है और काफ़ी फ़ोन आ भी रहे हैं और आज भी काफ़ी सवाल आए हैं। तो आप वहाँ पे चुनाव किस्मों जैसे अर्का सूर्या है या अर्का प्रभात है या कुछ उभयलिंगी किस्में हैं जो निजी क्षेत्रों से भी हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप जब भी उसकी कोई खेत का चुनाव करें तो उसमें पानी ना रुकता हो, टपक सिंचाई व्यवस्था कीजिए। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जब भी आप नर्सरी लगाएं तो तभी से उसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। जो आप मिक्सचर बनाएंगे या मिश्रण बनाएंगे कि प्रोट्रेज के लिए या पॉलीबैग के लिए, जिसमें आप उसके बीज का प्रयोग करेंगे नर्सरी के लिए, तो उसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, ताकि आगे चल के अगर जड़ सड़न या तना सड़न का रोग आता भी है तो ट्राइकोडर्मा का शुरुआत से रहने से ये रोग की समस्या काफ़ी कम हो जाती है। हालांकि बहुत जल भराव होगा तो समस्या आएगी। तो इन किस्मों का चुनाव करें, एक अच्छी किस्में हैं, इनका गुदा भी लाल है, बाजार में मांग भी अच्छी है और इनके फलों की शेल्फ लाइफ भी अच्छी है। जी जी बिल्कुल। चलिए अब मधुमक्खी पालन पर बात कर लेते हैं सर। जैसे कि आपने कुछ बातें भी बता भी दी हमारे दर्शकों के सवाल के जवाब में कि कितने से शुरुआत करें, ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो हमारे दर्शक ऑलरेडी मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, अगर ऐसे हमारे किसान हैं तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अच्छा शहद ले सकते हैं और कैसे अच्छी जो किस्में हैं मधुमक्खी की वो उनका चुनाव कर सकते हैं, और भी कुछ खास बातें जैसे कि शहद निकालने का सही तरीका क्या है, कैसे उसकी गुणवत्ता बनी रहे, इससे जुड़ी और क्या बातें बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अब अगर व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालना है या पाल रहे हैं कुछ लोग जो बी कीपर हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले तो वो जो भी माइग्रेट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ फूल होता है वहाँ उनको ले जाते हैं, तो उसके लिए स्थान का चुनाव जरूरी है। क्योंकि पूरी साल का एक पूरे उनका जो है पूरा लेखा जोखा रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए और समय समय पर उनको जहाँ भी माइग्रेट करना है उसका वहाँ की जो फसल कौन सी है, वहाँ का जो है पेस्टिसाइड का वहाँ के लोग कितना किस तरह से छिड़काव करते हैं। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो किसान हैं वो आपकी सब्जियों की खेती है या दूसरी भी जो फसल है उन पर बहुत ज़्यादा जो पेस्टिसाइड हैं, रासायनिक पेस्टिसाइड है, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उससे निश्चित रूप से जो मधुमक्खी है, हमारी मधुमक्खी, उसको नुकसान होता है। तो नुकसान मधुमक्खी को होगा तो मधुमक्खी पालक को भी होगा। तो स्थान का चुनाव बिल्कुल आप जो है अच्छे से करें। साथ ही साथ ऐसा स्थान कि भाई वहाँ स्वच्छ पानी भी होना चाहिए मक्खी के लिए, हवा का भी आगमन आसपास होना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो पेड़ होने चाहिए ताकि सीधी धूप जो है पूरे दिन मधुमक्खी के बॉक्सों पर ना रहती हो। तो इन चीज़ों का मधुमक्खी पालक को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उनको जो शहद का उत्पादन है उनको उसमें देखना पड़ेगा कि जो मशीन के द्वारा एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं तो उसको प्रॉपर वे में, जब हाँ जो शहद है यानी कि बॉक्सों में जो फ्रेम है उनमें जब 90% जो कोस्ट हैं वो सील्ड हो जाएं, उस समय ये समझना चाहिए कि जो हमारा अब शहद निकालने के लिए जो है तैयार है। तो उसके लिए अच्छे से प्रॉपर वे में उसको शहद को निकालने के उपरांत फिर उसको बहुत लोग कंटेनर में अलग अलग जो है कि उनको जो है स्टील के जो कंटेनर होते हैं उनमें रखना चाहिए, प्लास्टिक का जो है उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह से फिर आप बहुत लोग क्या होते हैं कि सीधे रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा शहद को मार्केट में बाजार में बेच देते हैं। कुछ होते हैं कि उनकी खुद प्रोसेसिंग कराने के उपरांत अपना जो है खुद का लेबल के माध्यम से वो बेचते हैं। तो जो सीधे अपने लेबल के माध्यम से बना के प्रोसेसिंग बेचते हैं उनको अच्छा मुनाफा होता है। जी, एक कॉलर है प्रहलाद पटेल है जिन्होंने हमें कॉल किया है। जी प्रहलाद जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी नमस्कार। हाँ जी। हाँ सवाल बताएं। हाँ सवाल बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मेरे को पूछना है कि पपीता में मेरे को वायरस आ जाता है तो कौन सा टाइम? ठीक है, वायरस की समस्या आ जाती है जो पपीते में। जी सर, जिसके बारे में गुजरात में भी काफी पपीते की खेती होती है और वायरस पूरी दुनिया में समस्या है, हिंदुस्तान में भी है। तो उसे आप काफ़ी हद तक बच सकते हैं अगर आप शुरुआत से प्रयोग करें। जैसे जब भी आप नर्सरी लगाएं तो नर्सरी जो इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस होता है
उसमें लगाएं ताकि शुरुआत में कोई वायरस का इन्फेक्शन आपके पौधों पर ना हो। और जब आप इसकी रोपाई करें तो जैसे जो अक्टूबर से जो आप रोपाई करेंगे, अगर आपके क्षेत्र में ठंड निश्चित रूप से कम ही पड़ती है, खास करके इस ज़िले में जिस ज़िले से इनका ताल्लुक है, तो अक्टूबर से रोपाई करेंगे तो ये लो एफिड पीरियड कहा जाता है। इस मौसम में, जाड़े के मौसम में कम से कम कीट सक्रिय होते हैं, खास करके माहू और सफ़ेद मक्खी, ये दोनों ही विषाणु रोग फैलाते हैं। माहू फैलाता है आपका पपाया रिंग स्पॉट वायरस और पर्ण कुंचन या लीफ कर वायरस सफ़ेद मक्खी फैलाती है। तो इन दोनों का ही ये लो एक्टिव पीरियड है, मतलब अगर जब कीट फैलाने वाला कीट नहीं होगा तो बीमारी कम आएगी। अब ये पीरियड आपका रहेगा मार्च तक। अप्रैल में फिर से आपको माहू सक्रिय हो जाएगा पूरी तरह से। तो यहाँ पे कोशिश होना चाहिए कि पौधा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। साथ ही जो ह्यूमिक एसिड के बेस पे तमाम प्रोडक्ट्स आते हैं बाज़ार में, अलग अलग नाम पे हैं, उनका प्रयोग करें ताकि जो पौधे का इम्यून सिस्टम है, पौधे के अंदर जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो बेहतर रहे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई देसी नस्ल की गाय है तो उनका जो यूरिन होता है उसकी 3 मिलीलीटर मात्रा को लेकर भी 15 से 20 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करते रहें, तो उससे भी जो रोग प्रतिरोधी क्षमता है वो पौधे में अच्छी विकसित होती है जी। तो इसके चलते भी वायरस का जो एक्सप्रेशन होता है वो पौधे में कम से कम होगा। अब एक कॉलर है शशिकांत जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बलिया से में कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से। हेलो हेलो जी शशिकांत मणि जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो मैडम नमस्कार, मेरा नाम शशिकांत मणि मिश्रा है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी जी ये मेरा सवाल ये है कि जैसे घर के लिए 2-3 बक्से अगर मधुमक्खी पालन के लिए रखा जाए। सर आप समझ पा रहे हैं? जैसे घर के लिए जैसे अगर 2-3 बक्से लगाए जाए तो हमें कहाँ? शशिकांत जी आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है, थोड़ा ऊंचा। जी मैं ये कह रहा था कि जैसे घर के लिए 2-3 बक्से अगर लगाए जाए मधुमक्खियों के, अच्छा, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? ठीक है सर, ये क्या ये संभव है कि 2-3 बक्सों से काम हो सकता है घर के इस्तेमाल के लिए? नहीं, सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि आप 2-3 बक्से रख जरूर सकते हो, पर इनके लिए क्या आपको फूल, क्योंकि फूल है क्या, वो कई बार क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि जो ऑर्नामेंटल जो प्लांट हैं, ये सजावटी जो पौधे हैं जो ये आसपास है, तो इनसे मधुमक्खी को नेक्टर और पोलन मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। तो आपको जरूरी है पहले, क्योंकि आप जो आर्टिफिशियल जो भोजन है उनको बहुत ज़्यादा समय तक नहीं दे सकते, तो 1-2 महीना बीच में तो चल सकता है कि भाई आर्टिफिशियल आपने चीनी और पानी का घोल बना कर दे दिया, पर इसके अलावा नेक्टर पोलन मधुमक्खी को चाहिए। ये 2 या 3 बुक्स से तो आप रख सकते हो कि ठीक है, अच्छी बात है, आपने अच्छी सोच रखी है कि कम से कम हम अपने लिए खाने के लिए तो कम से कम शुद्ध शहद या शहद हमको प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए बस आप एक चीज़ वो देखिए कि आपको थोड़ा फूल वगैरह जो है वो आसपास मिल जाए। जैसे आप अगर जो तोरी, घिया, इनकी भी अगर आप लगाते हैं तो उनसे भी अच्छा नेक्टर प्राप्त होता है। वो या इसके अलावा आपने कुछ फल वाले पौधे अगर आपने लगाए हुए हैं, मान लिया आपका किन्नो है या आपका अमरूद है या आपने जो पपीता है या नाशपाती है या इस तरह के जो आपने अगर आपने घर पे आपने लगाए हुए हैं, आपका एक बगीचा टाइप बना हुआ है, तो आप उसमें आप 2-3 बॉक्स अपने रख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप बहुत, जैसे आप बता रहे हैं कि व्यवसायिक तौर पर तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए तो 2-3 बक्सों से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपके आसपास क्या फूल है, ऐसी व्यवस्था है जिससे मधुमक्खी जो रस चूसती है, जिसे कहते हैं नेक्टर जो इकट्ठा करती है, वो कर सके, तभी ऐसा हो पाएगा। तो सर इन्हें भी ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी अगर ये घर में शहद बनाना चाहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्रशिक्षण तो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक कीट है। कई बार जो है ये इसको भी दिक्कत हो जाती है, जो पालने वाला कई बार उसको भी दिक्कत हो जाती है कि कीट है कोई जो इसको छेड़ेगा, ज़्यादा परेशान करेगा तो ये काट भी सकती है। तो इसलिए प्रशिक्षण तो जरूर है। जैसे मैंने बताया कि क्रियाकलाप जो है, क्योंकि मधुमक्खी के जो है अलग अलग, जैसे मेल है, फीमेल है या आपका वर्कर है, वो भी जरूरी है। वो पूरे जो आपके जैसे इसमें सारा कार्य ज़्यादातर वर्कर करते हैं, तो मेल और फीमेल जो है वो तो सिर्फ उनका जनरेशन बढ़ाने का काम होता है। सारा जो कार्य है, सुरक्षा करना, बाहर से भोजन लेकर आना, बच्चों को खिलाना, तो आपको पूरी उनके प्रॉपर पूरे वे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कहाँ आपको माइग्रेट करना है, कहाँ आपको शहद किस तरह से निकालना है,
तभी तो आप उसको क्या अगर कोई समस्या आती है, कई बार माइट की समस्या आ जाती है, कई बार मोमी पतंगे की भी समस्या आ जाती है, तो इन समस्याओं से आपको कैसे बचना है। बाकी मैनेजमेंट भी, क्योंकि मधुमक्खी है, हमको शहद लेना, तो प्रबंधन जो है पूरी साल का उसका सब चीज़ों का होना चाहिए। बॉक्स की सफाई कब करनी है, क्योंकि कई बार अगर और भी दिक्कत आ जाती है तो मधुमक्खियाँ अपने परिवार को छोड़ के भी चली जाती हैं कई बार। तो उनके लिए अगर उनको समस्या लगती है, उनको कोई परेशानी लगती है, तो वो छोड़ के भी चली जाती हैं। तो उन सब चीज़ के जानने के लिए जरूरी है आप एक प्रशिक्षण लें। बिल्कुल। तो देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रेनिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। और ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबी कोई ट्रेनिंग करनी है, एक सप्ताह भर की भी ट्रेनिंग होती है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको समझा दी जाती हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं पपीते की रोपाई और प्रबंधन के बारे में और साथ ही जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूरा लाल जी हैं, जिन्होंने रतलाम से हमें कॉल किया है। पूरा लाल जी बताइए क्या सवाल है? हेलो। हाँ जी सर, बताइए सवाल बताएं। ये पपीते का बगीचा लगाना। पपीते का बागीचा लगाना है आपको? हाँ जी सर, कुछ पूछना चाहते हो उनसे? हाँ, कोई विशेष जानकारी चाहते हैं या आपको? हाँ, विशेष जानकारी नहीं, मतलब बगीचा लगाना तो क्या जानना चाहते हैं? किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, किस्म कौन सी किस्म लगाना है? हाँ, तो हमने भी कार्यक्रम में पहले भी पूरा लाल जी चर्चा की थी कि आप दो तरह की किस्में होती हैं, जैसे दुलिंगी किस्म है, पूसा नन्ना है, पूसा ड्वार्फ है, या फिर उभयलिंगी किस्में है जिसमें अर्का सूर्या है, अर्का प्रभात है। निजी क्षेत्रों से भी कुछ अच्छी किस्में हैं जो अलग अलग देशों से आई हुई हैं, क्योंकि पपीता बाहर देश का पौधा था, धीरे धीरे हमारे देश में लोकप्रिय हुआ, तो बाहर की भी कुछ अच्छी किस्में हैं, वो भी बाजार में मिलती हैं और काफ़ी उत्पादन होता है उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। और लेकिन दो चीज़ों का विशेष ध्यान दीजिए। एक तो लगाने का समय, कि लगाते समय ध्यान दें कि आपके खेत में पानी रुकता ना हो, और जब आप लगाएं तो ऐसा मौसम हो कि वायरस को फैलाने वाले या विषाणु रोग फैलाने वाले जो कीट पतंगे हैं उनका प्रकोप कम हो। आपके रतलाम ज़िले के हिसाब से जो सितंबर अक्टूबर की रोपाई होगी वो अच्छी होगी, और चूँकि थोड़ा बहुत ठंड होती है इस एरिया में, तो आप बीच में कोई फसल ले सकते हैं। लेकिन जब फसल लेंगे तो ध्यान दें, जैसे आप मटर जो सब्जी वाली है वो ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सरसों की तरफ ना जाएं, क्योंकि उसमें कई बार होता है कि सरसों में माहू आता है
आगे चल के जब जनवरी के बाद थोड़ी सी गर्मी शुरू होती है तो आपके पपीते में आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग करें और जब भी नर्सरी उगाएं तो ऐसे इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस में उगाएं ताकि उसमें विषाणु रोग फैलाने का कोई जरिया ना हो। जहाँ तक हो सके ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें और ये गड्ढे बना के करें और गड्ढा कम से कम 30 से 45 सेंटीमीटर गहरा चौड़ा हो। उसमें खाद को पहले से मिला लें, 1 हफ्ते 10 दिन पहले मिला लें, हल्का पानी डाल लें और बहुत नीचे ना लगाएं ताकि किसी भी समय जल भराव की समस्या ना हो। जब भी जल भराव होगा तो मिट्टी में पीथियम और फाइटोप्थोरा नाम के 2 फफूंद होते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं अधिक तापक्रम और नमी रहने के चलते, तो जड़ में वो रोग फैलाते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। जी जी बिल्कुल। तो सर अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि पोषण प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि बीमारियों के बारे में हमने काफी बात कर ली कि बीमारी क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन पोषण प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। निश्चित रूप से, क्योंकि पपीता एक ऐसा फल वृक्ष है जो बहुत जल्दी ही आपको फल देना शुरू कर देता है और एक बार फूल आना शुरू होगा तो लगातार रहता है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत भी काफ़ी बनी रहती है। जैसे हमने कहा कि 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद प्रति एक पौधे को ज़रूरत होती है। शुरुआत में जब आप गड्ढा बनाएंगे उसको अच्छे से मिट्टी मिला लें, उसी समय 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा भी मिला लें। इसके अलावा 90 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और आपके पास अगर सॉइल हेल्थ कार्ड हो तो उसके अनुसार इसकी मात्रा को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफ़ी मदद मिल जाती है कि अनावश्यक आप जो न्यूट्रिएंट है उनका ना तो अधिक प्रयोग करें जो नुकसान होगा, ना ही कम प्रयोग करें ताकि उपज कम हो। तो करीब पोटास की मात्रा भी आपको 100 ग्राम के आसपास रखनी है। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी और ये जो हमने मात्रा बोली है, पहले 3 बार ये मात्रा आपको 40 से 50 दिन के अंतराल पे डालनी है। उसके बाद एक बार जब फूल आना शुरू हो जाएगा तो सिर्फ आप नाइट्रोजन और पोटेशियम, जिसमें यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास का ही प्रयोग करेंगे और वे प्रयोग 3 बार और करेंगे कम से कम 50 दिन के अंतराल पर। और बीच बीच में सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करते रहेंगे, क्योंकि छिड़काव काफ़ी प्रभावी होता है पत्तों पर और पौधे को आसानी से मिल जाता है। खास करके बोरान है, जिंक है, इसकी मात्रा बहुत आवश्यक है नए फूल आने के लिए, उसमें फ्रूट सेट होने के लिए और फलों की बढ़वार के लिए। तो इनका प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी उपज आएगी और अच्छी उपज होगी तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी भी बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए डॉक्टर राणा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैसे मधुमक्खी पालन से आय बढ़ सकती है और मैंने ब्रेक से पहले भी कहा था कि हम ये भी बताएंगे कैसे जो हमारे किसान फसलें ले रहे हैं, यानी अगर वो खेती कर रहे हैं तो भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इस पर हम चर्चा नहीं कर पाए थे, तो मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा सा बता दें और साथ ही अंत में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर किसान भाई अपनी जो पहली या परंपरागत खेती कर रहे हैं उसके साथ आसानी से मधुमक्खी पालन का काम किया जा सकता है। इसके लिए आप जो अगर फल वाले बाग हैं वहाँ भी आप आसानी से, जो बड़े बड़े वहाँ भी कर सकते हैं। इसमें यही बीच में देखना है कि आपको अगर अच्छा मुनाफा लेने के लिए आपको इसको स्थानांतरण करना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो इसलिए ले जाना पड़ेगा ताकि वहाँ फूल मिल जाए, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ जो है एक ही जगह लगातार फूल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको जैसे अभी यहाँ हम बात करते हैं कि हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, तो इनमें आप जैसे नवंबर के बाद सरसों शुरू हो जाएगी तो एक बहुत अच्छा समय होता है सरसों के में शुरुआत करने का। उसके बाद फिर आप इनको जो है कहीं अगर आपका सूरजमुखी का क्षेत्र है तो वहाँ भी आप इसको ले जा सकते हैं। आप यूकेलिप्टिस में, आप नीम में, आप मल्टीफ्लोरा जैसे आपके जो हिल्स हैं, जैसे आप बात करें तो हिल्स में अगर हम पहाड़ों में इनको ले जाते हैं तो वहाँ मल्टीफ्लोरा बहुत सारे फूलों का जो है वो नेक्टर पोलन मिलता है। तो इस तरह से हम इसको साल भर इसको जो स्थानांतरण करके अच्छा मुनाफा हम किसान भाई हमारे कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो तमाम बातें आपने बताई कि कैसे साल भर अच्छा मुनाफा हमारे किसान ले सकते हैं। हमारे युवा जो कि इसे एक व्यवसाय के तौर पर अपनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सर आप भी स्टूडियो में आए और पपीते के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय है किसानों की सेवा में कृषि विज्ञान केंद्र और साथ ही दूसरा विषय होगा कीवी की खेती।
जो कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बताएंगे, कैसे से किसानों को लाभ हो रहा है, और कीवी की खेती के बारे में भी जानकारी देंगे। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई विषय आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में शामिल करें तो हेलो किसान 2015@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। आप चाहे तो फेसबुक के माध्यम से भी हमें संपर्क करें। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा। अपने सवाल आप वॉल पर लिखकर या मैसेज भी हम तक पहुंचा सकते हैं। और अंत में आपको बता देते हैं डीडी किसान का कॉल सेंटर नंबर यानी हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर 1800113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान आप इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और अंत में आपको एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और @DD किसान चैनल, ये हमारा ID है YouTube का, इस पर आप हमारे तमाम कार्यक्रम देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज जो हमने आपको पपीते की रोपाई और प्रबंधन से जुड़ी जानकारियां दी है और इसके अलावा मधुमक्खी पालन से जुड़े जो तमाम हमने बिंदुओं पर चर्चा की है, जिसके बारे में जानकारी दी है, हमारे किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।